Good morning, good afternoon, or good evening to all of you present here. Whenever you are going to see this video, my purpose is to just give you an information about what we are going to do. So, myself, Parivesh Masiwal, and I'm going to teach you a very interesting topic, mental ability, on the behalf of University of Technology. As you all are preparing for the exam, maybe I know every single people here are preparing for the exam. So through this exam, I'm not basic for your basic computer exam. Here I'm not going to teach you the particular subject in a proper way, but I'm going to discuss what kind of question you are going to solve, what kind of things you have to do. So shall we start from this? Okay. So from my side, all the best to all of you. You all are preparing for the exam, maybe. Uh, if you want to join any kind of classes over here, the classes will be available by the University of Technology. So you can get answer sheet from there. They are like very helpful for you. They just you by solving these problems, you can easily pass out things. So, shall we start? First of all, I'm going to share my PPT with you so that it is very easy for you. So, you can take the screenshot of the PPT. देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके स्क्रीनशॉट्स में क्या होगा कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया है वी आर नॉट बेसिकली हम ऑनलाइन इस तरह से नहीं हैं। अगर हम ऑनलाइन थे तो आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर बट अब हम डायरेक्ट नहीं है तो हमको किसी ना किसी तरह से चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा उस हिसाब से हम क्वेश्चंस आंसर सब चीजें सॉल्व करेंगे सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर अ पीपीटी विद यू ओके before we are going to discuss about a particular topic there is an ppt I'm going to share with you ppt are very useful for you very useful by this ppt you can first you have to take the screenshot of the particular topic particular ppt क्योंकि आपकी काफी यूजफुल रहेगी चीजों को सॉल्व करने के लिए देखिए बेटा क्या होता है कि हमें कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए पीपीटी की स्क्रीनशॉट्स तो लेने पड़ते हैं अगर पीपीटी की स्क्रीनशॉट्स नहीं लेंगे तो हम चीजें भूल जाएंगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया और आपने पढ़ा और फिर बाद में ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ चीजें सॉल्व कैसे करनी तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है तो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग देखिए अब डिसीजन मेकिंग वाज लाइक क्वाइट टफ फॉर यू जब कभी हम 11th क्लास में आते हैं जब कभी बाकी चीजें पढ़ते हैं तो डिसीजन मेकिंग वाज लाइक वेरी टफ फॉर अस हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना क्यों मुश्किल होता है क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती जब तक हमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होगी तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो भाई इतनी तो मुझे चीज समझ में आ गई कि डिसीजन मेकिंग के लिए मुझे ये बताना चाहिए कि मुझे किस फॉर्म में डिसीजन लेना है ठीक है मेरी बात समझ आ रही तो मुझे किस फॉर्म में लेना है मुझे किस तरह से डिसीजन लेना है ह्यूमंस आर द ओनली क्रिएचर दैट आर केपेबल टू मेक डिसीजन मतलब ह्यूमंस ही सिर्फ ऐसे क्रिएचर हैं दुनिया में जिनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है अरे मेरी बात समझ में क्या होता है जैसे हम कोई जानवर को परेशान करते हैं तो उसका एक ही मोटो होता है कि मुझे इस जगह से भागना है लेकिन वी आर ह्यूमन तो वी नो कि हमको उससे फाइट करना है तो मतलब उस समय में हमें यही समझ में आया कि हमें अगर दो तीन जने परेशान कर रहे हैं तो हमें फाइट करनी है कि हमें उन्हें कुछ बोलना है तो हमने दिमाग में पहले ये चीज सोची तो हम वी हैव द एबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग मतलब हमें इतनी एबिलिटी है कि हम डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मतलब हम चीजों का डिसीजन ले सके तो मेरी से आपको ये बात समझ में आई मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसे आती है हमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती है चीजों को समझकर नेक्स्ट देखिए the more important the decision is the more critical the thinking skill must be मतलब एक सिंपल सी चीज ने बोली कि जितना ज्यादा आपका डिसीजन हार्ड होगा उतनी जितना क्रिटिकल आपका डिसीजन होगा उतनी ही ज्यादा आप सोचने समझने की क्षमता को अपनी इंक्रीज करिए आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उतनी इंक्रीज होगी इट्स वेरी कॉमन बस सीधी सी बात है when you are in 11th class you have to opt a particular subject आपको एक particular subject opt करना अब प्रॉब्लम कहाँ आती है क्या ले क्या सब्जेक्ट इफ यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन मैथ्स तो आप या तो कॉमर्स लेंगे या आप क्या लेंगे मैथ्स लेंगे इफ यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी तो आप क्या लेंगे या हम बायो ले लेते हैं इफ यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ज्योग्राफी यार कि मैं इसको पढ़ सकता हूं अच्छी चीज सॉल्व कर सकता हूं तो यू कैन गो थ्रू विद आप किस तरह मूव ऑन करना स्टार्ट करना तो जगह मैं तो आर्ट्स ले लेता हूं तो देयर आर सेवरल सब्जेक्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू चूज इन 11th एग्जाम 11th क्लास बट ये हमारा लाइफ मेकिंग क्या होता है डिसीजन होता है हमको अपनी लाइफ में अगर कोई लाइफ में कुछ अचीव करना है अगर हमें कुछ बनना है तो हमें इस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा मतलब ये डिसीजन क्रिटिकल होता है आपकी लाइफ में ये डिसीजन आप सिंपलर वे में नहीं ले सकते सिंपलर वे में लेते हो तो हम इजीली चीजें सॉल्व कर लेते हैं लेकिन ये डिसीजन ऐसा है कि हमको अगर अपनी अपनी लाइफ सुधारनी है तो हम इस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा determine the importance of a decision by the term of the consequences देखिए consequences always stand for the negative effect of something मतलब कि किसी चीज के अगर आपको नेगेटिव इफेक्ट देखना है तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस स्टैंड फॉर नेगेटिव इफेक्ट
कि अगर मैं नेगेटिव चीज की बात कर रहा हूँ तो मैं चीजों की कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, चीजों की कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूँ। Determine the importance of, मैं वापस पढ़ रहा हूँ, determine the, देखो ना क्वेश्चन, what kind of question could be made from this particular subject। हम सोचते हैं डिसीजन मेकिंग में क्या क्वेश्चन होंगे, देखिए क्वेश्चंस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर वो दी थी टीचर ने, भाई ऑफ कोर्स ही इज अ टीचर हु इज गोइंग टू मेक अ पेपर, तो उसने आपको एक कंडीशन दी थी और उसने कंडीशन के हिसाब से बोला कि आप क्या करते अगर आप वहां होते तो आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना होता, आपको सोचना होता है हमने जो पढ़ा है, हमने जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वाली चीजें पढ़ी है, हमें उसके हिसाब से सोचना होता है, कि हमें खुद के हिसाब से नहीं सोचना होता कि मैं होता तो मैं ऐसा कर लेता। आप नहीं करते, आप हम नहीं करते, हम हमेशा हम चीजों को हम नहीं करते, हम अगर किसी चीज का वेटेज देखना हो तो हमेशा मूव करते हैं जो उसका वेटेज ज्यादा होता है। मतलब मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे, 98% पीपल क्या सोचेंगे, अब आप तो 2% लोगों में से, तो ऐसा नहीं कि आपको 2% वाली थिंकिंग लेकर के चलेंगे, आपको 98% के साथ मूव करना पड़ेगा, कि मेजॉरिटी विंस, बोलते हैं ना मेजॉरिटी वे विंस, तो यही करिए, विनिंग इज इन्हीं के पास जाएगा। तो डिटरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ डिसीजन, मैं बाबा इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं आपको बता सकता हूं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये चीज है। डिटरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ डिसीजन बाय द टर्म ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इस हिसाब से चीजों के क्या लेते हैं हम डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट मेन्यू डिसीजन है शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस। अगर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट क्या मेन्यू बनाना है, क्या बनाना है ब्रेकफास्ट, तो वो मुश्किल से हाफ एन आवर के आपकी मदर आपसे पूछती है, आप नहीं बताते हैं तो अपने हिसाब से बना लेती है, तो ये जो शॉर्ट टर्म क्या है आपका डिसीजन मेकिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होता है डिसीजन रिगार्डिंग अ टीम प्रेगनेंसी may have a lifelong consequences। There are several people we see over there, she's 18 years old, she's 19 years old and she had one baby, two baby, तो हम बोलते हैं इसकी तो इतनी कम एज में she's pregnant, तो हमको अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि उसके consequences क्या है, but when we are in an age for example 50 या 55 के, तो you have several problems related to your body, उनको several problems के बॉडी से रिलेटेड है, बॉडी एक्ने होने लग जाएगा, जगह जगह क्रैम्प आने लग जाएंगे ड्यू टू वीकनेस, क्योंकि गवर्नमेंट वाला लाइक पहले 18 या 21 कर दी शादी की एज, 21 व्हाट आर द डिसीजन व्हाई दे गेट द एज 21 फॉर देयर मैरिज को, क्योंकि इंसान मेंटली फिजिकली सब तरह से प्रिपेयर होता है। ये बात समझ में आपको, एक जनरल चीज जो कि आप सब समझाते हैं, the consequences of your decision are long term, they spend more time on the process and follow each step of the decision making। आप सबने ये लाइफ में ये चीज तो जी है, जब हम कभी 11th क्लास में होते हैं वो सब क्या बोलते हैं, ऐसा सब्जेक्ट लो जो कि आपको क्या करेगा, आपको बड़े मतलब आराम दे आपकी लाइफ में, आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना, आपके पेरेंट्स बहुत बार बोलते हैं पर डिसीजन सही ले, 11th क्लास में आ गए तो डिसीजन सही ले, तो व्हाई दे स्पोक की डिसीजन सही लेना, कि ऐसा क्यों बोला भी मुझे कि डिसीजन सही लो, ऐसा क्या बात हो गई, तो क्यों, क्योंकि उनको पता होता है कि आपने जो सब्जेक्ट एक्वायर करा है वही फर्दर आपके लिए यूजफुल रहेगा। बात समझ में, हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स के बेसिस पर, हाँ भाई फ्रेंड ने बोला बायो ले रहा हूँ मैं भी बायो लेता हूँ, तो वो तो आपके क्या नेगेटिव इफेक्ट, आपके कॉन्सिक्वेंसेस, आपकी गलती है, अगर आपने सब्जेक्ट ले लिया तो वो आपके तो बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा आपकी लाइफ में। नेक्स्ट देखिए कॉग्निटिव थिंकिंग स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए इसके आप ऐसे जरूर ले लीजिए कॉग्निटिव थिंकिंग स्टेज के। Physiologist Jean Piaget in 1896 to 1980 divide cognitive thinking skills that include decision making, problem solving stage in 4 stages। इस 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड करा था जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला है सेंसोरी मोटर। सेंसोरी मोटर का मतलब क्या होता है, इन दिस स्टेज इन्फेंट एंड टॉडलर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस इन देयर सेंसेस। क्या होता है, जैसे बच्चे आ गए, छोटे बच्चे हैं, वो टेस्ट के बेसिस पर चीजों को जज करते होते हैं, भाई मैंने कोई चीज खाई, फॉर एग्जांपल आपने पिकल लिया, आपने अचार से भी जानते हैं, पिकल लिया आपने और बच्चे को मुंह में खिलाया उसको, ऐसे ही वाला कि खट्टा हुआ, उसको समझ में तो नहीं आ रहा, बट उसको छोटा है, इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब ही छोटा होता है, तो छोटा बच्चा है, तो अगर उसने वो चीज पिक आउट करी, उसको बोला यार ये तो सर मतलब बच्चा है छोटा सा, ये तो खट्टा है, अब वो नेक्स्ट टाइम आप दोगे तो उसको देख के मुंह बनाना, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, है ना, सेंस हाउ डज इट टेस्ट फील लुक साउंड एंड स्मेल, डिड इट वर्क द लास्ट टाइम और नॉट, अगली बार ऐसा काम हुआ था नहीं हुआ था, तो इस बेस पे चीजों को वो जज करता होता है। तो सेंसोरी मोटर का मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब ये होगा कि आप छोटे बच्चे इन्फेंट और टॉडलर्स जो होते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर चीजों को जज करना सीखते हैं। आगे मेरी बात समझ, नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशन। प्री ऑपरेशनल क्या होता है, इन दिस स्टेज प्री स्कॉलर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन हाउ इट विल अफेक्ट देम। प्री स्कॉलर्स किस हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि भैया मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो मुझे फर्दर कैसे अफेक्ट करेगा। they cannot imagine thing they have not experienced, they cannot see another person point, वो किसी की बात नहीं सुनते, क्योंकि क्या होता है हम बहुत जोश में होते हैं उस एज कि भी हाँ हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे,
पेरेंट्स बोला नहीं ये इट वाज लाइक इट इज वेरी टफ, बट हम बोलते नहीं भाई हम तो कर लेंगे, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमने बहुत सारी चीजें सॉल्व करी, आप मत बताएं हमें कि हमें क्या क्या करना है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हाँ होता है ऐसा, आप सभी के आपके पेरेंट्स से इससे रिलेटेड लड़ाई हुई होगी, वो बोलते हो नहीं आप ये सब्जेक्ट ले लो, हमको ये उम्मीद है। देखिए बात एक सिंपल सी, जो आपको समझ में आए आपको हमेशा वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। एक डिसीजन एक टीचर की तरफ से स्टूडेंट को एक तरह की सलाह है एक स्टूडेंट के लिए कि आपके जो भी यंगर या फिर आपके एल्डर में यंगर ब्रदर्स में आपके यंगर होंगे आप एल्डर होंगे, आपके जो भी यंगर भाई बहन होंगे ये सलाह दीजिएगा तुम जो कर सकते हो उसी हिसाब से सब्जेक्ट। ऐसा नहीं किसी के आपके फ्रेंड की या फिर मैं ले लेता हूँ मेरा मैं तो मेरा फ्रेंड ये ले रहा तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो इट वाज लाइक तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वो प्रॉब्लम कॉज करेगा आपको। ठीक है वैसे हम आते जाते हैं, दे कैन नॉट इमेजिन थिंग्स दे हैव नॉट एक्सपीरियंस, दे कैन नॉट सी अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, वो दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देते, उनकी थिंकिंग स्किल बिल्कुल जीरो होती है कि जो चीज आपने एक्सपीरियंस ही नहीं करी उसके बारे में आप कैसे सोच सकते हो। तो प्री ऑपरेशनल का मतलब समझ गया कि आप तो डिसीजन आप ले लिया, आपने डिसीजन आपने ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा सोचे, आप दूसरे जने का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचा, आपने क्या करा आपने जीरो एक्सपीरियंस के बेस पे उसको चूज कर लिया। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, द स्कूल एज चाइल्ड इज नॉट केपेबल ऑफ लॉजिक, स्कूल एज चाइल्ड होता है वो लॉजिकल क्वेश्चन लॉजिकल चीज सोच नहीं सकते कि ऐसा होता है, हम होमवर्क नहीं करके जाएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। ठीक है दे आर केपेबल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उनका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है बट आर लिमिटेड बाय लाइक एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं होता। कई बार तो एक्सपीरियंस जो होता है बच्चे एक बच्चे बहुत मार कर लीजिए मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मुझे मार डांट पड़ेगी मार पड़ेगी। Decisions are still based on what they have previously observed and experienced. डिसीजन किस हिसाब से लेते हैं वो होमवर्क करना ही नहीं करना है कि भैया अगर मैं नहीं करके जाऊँ तो मुझे डांट पड़ेगी, अगर मैं करके जाऊँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, तो इस बेस पे फॉर्मल ऑपरेशन, the middle and high school child move towards a more abstract type of thinking, this person does not have any experience in something in order to understand it, they can imagine this type of thinking continues to develop into adulthood। क्या हो गया कि मिडिल स्कूल हाई स्कूल के चाइल्ड होते हैं किस तरह मूव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ थिंकिंग, बहुत डिफरेंट टाइप की थिंकिंग, this person does not have any experience, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास, है ना। भी जब आपने जॉब करी ही नहीं है तो आपको जॉब का एक्सपीरियंस कैसे होगा। भाई मैं मेरे भाई के घर सुबह 9 बजे जाता हूँ, हमको 12 बजे आता है, तुम 9 बजे आओ, लेकिन यू डोंट इवन नो ना कि वो वहां से क्या क्या काम कर रहा है, उसका वर्कलोड कितना ज्यादा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। हम तो बोले हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि उसने कितनी मेहनत करी उस पर्टिकुलर चीज को करने की। They can imagine this type of thinking continues to develop into adulthood, मतलब जब तक वो जवान नहीं हो जाता एडल्टहुड में जाते तो उनकी यही रहती है। देखिए कि एज आती है एडल्टहुड इज एन एज बिटवीन इट्स आल्सो नोन एज अ टीनेज, एक टीनेज बोलते हैं, टीनेज में हमें अलग ही जोश होता है चीजों को सॉल्व करने, एंड वी नो वी कैन सॉल्व एवरी सिंगल प्रॉब्लम वी नो। अब देखिए एक नई स्टेज और आई है यहाँ पे कॉग्निटिव थिंकिंग स्टेज, मैनी फिजियोलॉजिस्ट एट इट फिफ्थ लेवल भी करा है एडल्टहुड, क्योंकि होता है हम जब इस एज में होते हैं, हम जब एक मैच्योरिटी वाली एज में होते हैं, हमारे पास हमारी जो थिंकिंग स्किल्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, हम लोगों से बहुत अलग सोचते हैं। हमारी ये बात आप नोटिस करिएगा जब एक एक सर्टेन जाती है इसमें हमारी थिंकिंग प्रोसेस बहुत डिफरेंट, नहीं यार कोई बात नहीं हो रहा है करने दो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है छोटी मोटी बात है। तो एक एक एज होती है एडल्टहुड होती है, एक मतलब बोले टीन एज होती है। देखिए बात पोस्ट फॉर्मल adult thinking is logical like formal operation thinking, but it is more personal, integrative and practice incorporative, and the individuals like experience and commitment to the responsibility of career and family। भाई एक सर्टेन एज आती है इसके बाद आपको अपनी फैमिली की और अपने करियर के बारे में सोचना पड़ता है। हम ये नहीं सोचते कि हम ऐसा कर लेंगे या हम ऐसा कर लेते हैं, बात ये आती है कि हम जब चीजें करने लगते हैं तो हम ये सोचते हैं यार कि हम पे इसका हमारी फैमिली पे इस चीज का नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। पॉजिटिव इफेक्ट तो हर जगह होता है लेकिन नेगेटिव इफेक्ट भी तो होता है, भाई हमको कोई काम को उसके नेगेटिव इफेक्ट के साथ ही करना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं कि हम हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोच की चीजें करें, इट वाज लाइक क्वाइट वो टफ होता है, फिर वो प्रॉब्लमैटिक होता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा कर लेता हूँ पर मैं नहीं कर पा, तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है। देखिए the logical decision is not always the best decision when careers of family is considered। आपने जब भी आप क्या, तो कई बार हम लॉजिकली चीज सोचते हैं, अरे हम बाहर जाएंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, अरे हम तो ऐसा कर लेंगे, अरे हम वैसा कर लेंगे, लेकिन ये तो तब तक ठीक है जब तक आप अपनी फैमिली से रिलेटेड चीजें नहीं सोचे। अगर आपकी फैमिली पे बात है तो आपको चीजें फाइनेंशियली मेंटली फिजिकल पीस के साथ सोचनी पड़ती है। मैं कहीं बाहर जॉब करने जा रहा हूँ, अब एक जना है जिसको एक जना है, मतलब आप जयपुर रह रहे हैं, जयपुर में एक जना है जो कि 50,000 कमा रहा है, उसको ऑफर आया बाहर से, छोड़ो अब उसको ऑफर आया बाहर से तो 70,000 मिल रहा है, तो क्या है उसका बाहर जाना ठीक है। आप जस्ट एक हाँ नाम आंसर दीजिएगा, क्या उसका बाहर जाना ठीक है। अब आपकी जो भी थॉट प्रोसेस है मेरी तरफ से तो गलत है, मेरी तरफ से गलत क्यों, क्योंकि अगर वो बाहर जाके 70,000 करेगा तो उसका रेंट उसका खाना उसमें 20,000 होता है,
वही बच्चे 50,000, बाहर जाने का मतलब क्या हुआ? इवन यहाँ रहना तो इवन he live with his family, he or she, it may be he, it may be she, but he still is live with his family. खाने का रेंट बच रहा है, उसके रहने का रेंट बच रहा है, उसे खाने का रेंट, चीजें बच रही है, पैसे बच रहे हैं, तो ये तो काफी यूजफुल हो उसके लिए। आई मेरी बात समझ? तो ये ऐसी होती है जिसमें हमें एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम जोश में होश खो बैठते हैं, हम बोलते हैं हाँ भी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ये तो मैंने कहा था, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। नहीं देखिए, 6 स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, देखिए आपके लिए इस तरह की पीपीटी बनाएंगे, इट शुड बी क्वाइट अट्रैक्टिव टू वर्चुअल, सब अट्रैक्टिव लगे, सब क्या पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द डिसीजन टू बी मेड, कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि किस तरह का डिसीजन आप मेक कर रहे हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ऑप्शनल और चॉइस, आपके पास हमको हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि 100 ऑप्शंस में से हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। थर्ड वन इज रिसर्चिंग इन्फो ऑफ ईच ऑप्शन। आपने फॉर एग्जांपल देयर वाज अ टाइम, एक टाइम जब 3 इडियट्स आई थी, आप सभी को पता है 3 इडियट्स इज अ वेरी गुड मूवी, एवरी सिंगल पर्सन इज जस्ट गोना वॉच दैट मूवी, सबने देखी होगी। 3 इडियट्स जब आई थी उस टाइम पे एक इंजीनियरिंग का ट्रेंड बढ़ गया था, सभी एवरी सिंगल चाइल्ड इन, he is in 11th class or she is in 11th class, if he is in 12th class or she is in 12th class, vice versa or something else, तो वो मैथ्स प्रेफर करते थे लेना, क्योंकि उन्हें 3 इडियट देख के आता है, दे आर वेरी एनर्जेटिक कि हम कुछ करेंगे, हमको भी इंजीनियरिंग लाइफ जीनी है। बट हमने देखा कि इतनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और चीजें इतना ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब इंजीनियरिंग की वैल्यू है, लेकिन इफ यू आर इन वेरी गुड यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी में अगर आप हैं तो वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। बाकी तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते होते हैं, फिर आप कैसा करें यार, यहाँ तो इतना पढ़ाई होनी नहीं, मेरा करियर ऑप्शन नहीं है, यहाँ कंपनीज नहीं आ रही है, there are several problems you can go through with। तो ये जब हम कोई चीज के बारे में रिसर्च आउट करते हैं तो हमको उस चीज की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। फोर्थ, मेक द डिसीजन, आप में ये बताना चाहिए कि क्या डिसीजन है और हमको एक पे टिके रहना चाहिए, जो जिसकी तरफ बोल रहा है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्ट ऑन द डिसीजन, आपने जो डिसीजन उसमें आपको एक्ट करना चाहिए, मैं जो मेरा एक्ट रोल ऑफ एक्शन है मैं सही कर रहा है नहीं कर रहा हूँ, या मैंने जो एक्शन में ले रहा हूँ ठीक है नहीं। लास्ट इज इवैल्यूएटिव इवैल्यूएट, चीजों को बड़ा करना, इवैल्यूएशन इवैल्यूएट, जब हम चीजों को अलग से पूरा इवैल्यूएट करते हैं, हमको उस चीज के बारे में एवरी सिंगल पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं कर पाता तो मैं ये करूंगा। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन ऑफ बायोलॉजी 11th क्लास, एक जन ने 11th में बायोलॉजी, ही इज a medium student or he is like below average student, average मान लीजिए। अब उसे बायोलॉजी में ही वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या तो वो मेहनत करके डॉक्टर बन जाए, नीट का पेपर क्लियर कर ले, दूसरा ऑप्शन क्या रह गया उसके पास, आप मुझे बताइए, या तो वो नर्सिंग कर ले या वो बैचलर्स बीएससी, तो यही ऑप्शन रह गया। अब हमको एक ऑप्शन लेके चलना पड़ता है कि कभी हमें नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम बैचलर्स में एडमिशन तो ले लो, क्योंकि ड्रॉप सभी बच्चे करते हैं किसी न किसी एग्जाम के लिए। से अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ड्रॉप करेंगे एक साल, या एक साल छोड़ के इस नेक्स्ट सेशन जैसा ही पेपर आ रहा है और इस पेपर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इवैल्यूएट द डिसीजन, इवैल्यूएट करना चाहिए डिसीजंस, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन अ ग्रुप टू मेक डिसीजन, वेदर दैट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और a 10। देखिए, जब कभी हम किसी ग्रुप में कोई भी चीज डिस्कस आउट करते हैं तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए। ग्रुप में काम करने का एक ही सही मतलब होता है, अगर आप ग्रुप में काम करें तो हमको एक चीज बिल्कुल सही मिलेगी, वो है प्रॉपर विजन, कि विजन क्या है, हर जिसका विजन मिलेगा, और अगर हमें विजन सबका मिलेगा तो हमने सही पॉइंट ऑफ व्यू में वर्क कर पाएंगे। तो मतलब देखिए, किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, मतलब अगर आपने कोई वर्क करा अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो इट मींस उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? किसी चीज के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो you might be able to identify more option than you could have discovered on your own। अगर आपने कोई चीज सोची, आपने सोचा मैं ये कैफे घूमता हूँ, अब मेरे एक फ्रेंड है जो कि दुबई के कैफे में घूम के आ रहा है, तो ही जस्ट गोना टेल यू और शी जस्ट गोना टेल यू कि यार तुम भी यहाँ इस मॉल पे ये बनाओ, ये अट्रैक्टिव लगता है, मैं वहां देख के आया था। तो ये क्या होता है, ये हमको ऑप्शन मिला किससे, हमको ऑप्शंस मिले किससे, जब हमने लोगों से चीजें डिस्कस करी। अगर हमने डिस्कस नहीं करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसे इस तरह की चीजें भी होती है। तो मतलब अगर हम 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप में वर्क ऑन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the disadvantages of working in a group to make decision is that you may all have different opinion of what the right option will be। आप अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाते हो। क्यों भटक जाते हो? क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि यार मुझे करना क्या है, what I want to do, what thing I have to do, like क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं,
बहुत सारे ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में 4 जन हैं, एक जना मैथ्स का, एक आर्ट्स का, एक साइंस का और एक कॉमर्स का। टीचर्स गोना टेल यू बेटा प्लीज सब्जेक्ट ले, ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। बट आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी इन सब्जेक्ट को सॉल्व करने की, तो ये बोला कि बाबा मुझसे नहीं होगा, मतलब मम्मा मुझसे नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो वो चीजें आपकी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। वी मेक डिसीजन एवरी डे, हम हर दिन को डिसीजन लेते होते हैं। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आएगी कि हम हर दिन कोई ना कोई डिसीजन लेते होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो रिस्पॉन्स टू योर डेली चॉइस यू मेक डिसीजन। आप डेली चॉइस, आपको चीजों के प्रति रिस्पॉन्स करना होता है, तो आप डेली चॉइस के बेसिस पर मेक डिसीजन। आप डेली चॉइस, जैसे मुझे निकलना है नहीं निकलना, मुझे मेरे फ्रेंड्स से घूमने जाना ही नहीं जाना, तो ये डिसीजन होता है। पापा मम्मी ने मना कर दिया वो तो उनका डिसीजन, लेकिन आपको जाना ही जाना है आपका डिसीजन होता है। गुड डिसीजन मेकिंग स्टार्ट विद गुड प्रिपरेशन एंड साउंड रिस्पॉन्स। जब कभी आप, फॉर एग्जांपल, आपने एक चीज, आपने एक बहुत ही मैं आपको छोटी चीज बताऊं, आपने आपसे मुझे बताइए, आपने लैब में काम करा है? कभी नहीं करा होगा, लाइक 9th 10th तक लैब में काम कभी करा होगा। जब हम लैब में काम करते हैं, अगर हम एक गलती से भी एक कोई सॉल्ट गलत डाल, टाइट्रेशन सबने करी होगी, टाइट्रेशन बहुत छोटी सी प्रोसेस होती है, आपको याद नहीं हो, याद नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे याद है 10th तक। तो जब हम कभी टाइट्रेशन करते थे तो हम करते थे टाइट्रेशन में एक बड़ा सा बीक के नीचे बीकर लेते, ऊपर एक बीकर लेते थे, तो उससे जो हम कुछ भी NaCl पोर करते थे ऊपर की ट्यूब में, तो चलाते वो ड्रॉप बाय ड्रॉप एक जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आता था, फिर उसको हम घुमाते 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 उसको कलर पिक हो जाता। तो ये अगर मैं उस जगह कुछ और चीज कर देता तो मेरे रिजल्ट नहीं आते। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि हम सबने एक किसी तरह कोई ना कोई प्रोसेस करी है। तो गुड डिसीजन मेकिंग स्टार्ट विद गुड प्रिपरेशन एंड साउंड रिस्पांस। अगर आपने फ्लास्क के अंदर या फिर उस ट्यूब के अंदर कुछ भी चीज गलत डाल दी, तो आप जो बनाना चाहते हैं, आप जो टाइट्रेट करना चाहते हैं, आप जो चीज आपको आउटपुट चाहिए, जो कलर आपको आउटपुट चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, there are two different type of decision, बहुत important है। You can take the screenshot of this particular topic. वॉलंटरी डिसीजन, इनवॉलंटरी डिसीजन। वॉलंटरी स्टैंड फॉर, देखो आपको पिक्चर समझ में आ रहा हो। वॉलंटरी डिसीजन मतलब कि आप यू जस्ट गोना मैरिड विद समवन यू लाइक, आप जिससे शादी के सिवा पसंद करते हैं, तो वो तो आपको वॉलंटरी डिसीजन हो गया कि पेरेंट्स ने करा दी, फिर भी आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, आप एक दूसरे को जानते थे। इनवॉलंटरी डिसीजंस क्या होता है कि देखिए यहाँ पर एक डॉक्टर है और एक पिक्चर दिख रही होगी आप सभी को, विजिबल है। एक डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ एक उसने पेशेंट है, जैसे उसने पेशेंट की नी पे मारा तो उसने फटाफट उसके जो चिन पे मार दिया, किसने? पेशेंट ने, डॉक्टर ने। क्योंकि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। इनवॉलंटरी मतलब एकदम से, जिस चीज को हमको पता नहीं होता। वॉलंटरी रिस्पॉन्स क्योंकि हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज बताता, आपका हार्ट जो है, आपका हार्ट, आपका दिल, वो अपने आप बीट करता है, तो वो क्या है? इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो इनवॉलंटरी है, वो अपने हिसाब से काम करता है, उसमें आपका कोई मर्जी नहीं होती कि आप अपने हिसाब से, या मैं चाहता हूँ मैं दिल को थोड़ी देर रोक देता हूँ, थोड़ी देर की रुक जाता है मेरा दिल, ऐसा तो नहीं होता। तो इनवॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब क्या? हाँ, मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथों का मूवमेंट हो रहा है, इट्स अ वॉलंटरी डिसीजन कि मेरी थॉट कुछ गया, मेरा हैंड्स की मत कर, आई बात समझ में? What is hidden persuaders? Hidden persuaders बहुत important है। Hidden persuaders are used to alter our decisions such as purchasing decision। अगर हम कोई चीज परचेज करेंगे तो हमको बड़ा सोच समझ के चीजें परचेज करते हैं। The purpose of hidden persuaders is to influence a decision without our awareness। हमने ले तो लिया डिसीजन, लेकिन हम चीजों के प्रति क्या नहीं थे? अवेयर नहीं थे, हमें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी चीजों के लिए। Four method of hidden persuasion are विजुअल स्टिमुलाई, एक्सीलरेटरी स्पीड, एम्बेडेड इमेज एंड सब्जेक्टिव। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मोर अबाउट वॉलंटरी डिसीजन मेकिंग। तो वॉलंटरी डिसीजन मेकिंग कंज्यूम मोर टाइम एंड इज मोर डिफिकल्ट। देखिए अगर आपने वॉलंटरी कराया तो वो आपका टाइम ज्यादा लेगा और आपके लिए थोड़ा हार्ड भी पड़ता है, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है वॉलंटरी। जैसे कि हम क्या होते हैं, हम सब चीजें जैसे ये सोच रहे होते हैं ये चीज सही है नहीं है, या ऐसा करने से ऐसा होगा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, हम हर तरह की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं किसी सिचुएशन में। The voluntary decision may consume more time, ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा और मोर डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट भी बड़ा हो जाता है, मतलब अगर हमको डिसीजन लेने का मतलब बहुत डिफिकल्ट है वो चीज करना, हमें वो चीज करनी है कि नहीं करनी है। Voluntary decision makers are the main contribution in the process of making a decision। Voluntary decision एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हो कि आप अपने मन से काम कर रहे हो, या आपको किसी का बर्डन नहीं है, या आपको ये नहीं सोचना पड़ा कि मुझे ये काम करना ही नहीं करना है। Required activity participation, क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है कोई एक्टिविटी पार्टिसिपेशन के लिए। रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, रिक्वायर्ड होती है ज्यादा एनर्जी और कॉग्निटिव प्रोसेस की। वॉलंटरी डिसीजन मेक एग्जामिन ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन ऑर्डर टू मेक द फाइनल डिसीजन। अगर आपको फाइनल डिसीजन चाहिए तो आपको सारे डिसीजंस को
एक बार ओवरव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है। बेटा मैं खुद बोलता हूँ वॉलेंटरी डिसीजन आर द बेस्ट। जिस चीज को आप सोचते हैं, आप समझ के करते हैं, वो वॉलेंटरी डिसीजन कहलाते हैं। वॉलेंटरी डिसीजन कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, अथॉरिटी फिगर, ग्रुपिंग, क्रेडिबल सोर्स, peer influences seek approve of other। मतलब वॉलेंटरी डिसीजन मेक कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट। भाई अगर हम वॉलेंटरी डिसीजन ले रहे हैं तो हम किससे इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं? ग्रुपिंग से, ग्रुप थिंकिंग से। भाई ग्रुप में बात चल रही है, ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, सारे दोस्त ही वहीं जा रहे हैं तो मैं भी वहीं जाऊंगा। अथॉरिटी फिगर्स, अथॉरिटी तो हमसे बड़े लोग हैं, उन्होंने बोला इस तरह से काम करना। क्रेडिबल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हमने पूछा और हमको लगा ये तो गलत है। पीर इन्फ्लुएंसर, किसी का प्रेशर आप पे कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमको ये काम करना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टाइल, हमें डिसीजन मेकिंग स्टाइल किस तरह की होनी चाहिए? तो बी अ गुड डिसीजन मेकर यू नीड टू नो योर स्टाइल। अगर आप गुड डिसीजन मेकिंग करना तो आप एक अच्छी बोलने का तरीका, आप एक स्टाइल होना चाहिए। विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम रिसर्चिंग अ डिसीजन मेकिंग स्टाइल, देन मोर लाइकली यू विल अराइव एट वेल इन्फॉर्मेड डिसीजन। ठीक है बोला, विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, आप छोटी चीज इन्वेस्ट करेंगे ऑफ टाइम, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट करा तो आपके 15 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन आपने उस चीज के बारे में रिसर्च करा और सही डिसीजन लिया तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। देयर आर 4 बेसिक वर्किंग स्टाइल। देखिए बेटा जस्ट देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन तो कहीं से भी उठ कह सकते हैं कि पेपर तो कोई बहुत ही नॉलेजेबल बना रहा होगा, लेकिन जस्ट हम एक ओवरव्यू लेते हैं। ड्राइव, एक्सपेंसिव, एनेबल, एनालिटिक। पीपल विद ड्राइव स्टाइल, इसका मतलब क्या होता है? They appear to want to make their own decision। जो ड्राइव स्टाइल होता है, मैं वेब ड्राइवर हूं, आपने मुझे बोला यहाँ जाना है तो मैं आपको जिस रूट से ले जाऊंगा, जिस रास्ते से ले जाऊंगा, वो रास्ता मेरी चॉइस। दे गिव द इंप्रेशन दैट दे नो व्हाट दे वांट। वो आपको पर्टिकुलर इंप्रेशन देंगे कि आपको किस तरह से क्या चीजें करनी है। दे नो वेयर दे आर गोइंग एंड हाउ टू मेक देयर फाइनल डिसीजन। उनको पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। दे फोकस ऑन द प्रेजेंट टू मेक द डिसीजन रादर द प्लीजिंग अदर। कि वो दूसरे की प्लीजिंग के बेस पे नहीं करेंगे, वो दूसरे की प्लीजिंग छोड़ेंगे, वो देखेंगे कि मुझे कितनी जल्दी वहां पहुंचना है। They are more independent and competitive individual। ये more independent होते हैं और competitive individual होते हैं, अपना काम खुद से करते होते हैं। People with expressive style, expressive का मतलब क्या है? बता के। They appear communicative, warm, excited and approachable। Excited होते हैं, warm होते हैं, हमेशा cheer up में रहते हैं, I want to do this, I want to do that, I want to do these kind of things। Their main focus is on the future and they don't pay attention to practical details। ये प्रैक्टिकल डिटेल्स पे काम नहीं करते, इनका एक ही मोटो होता है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, मुझे करना ही करना है। They tend to make risk based on their own to other reasoning instead of factors। मतलब आपको क्या फैक्टर, आपको क्या प्रॉब्लम, चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है उस बारे में नहीं सोचते, हमको भी ये काम करना है किसी भी हालत में। They are more creative and imaginative compared to the expressive। जिनकी सोच समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ना, वो एक्सप्रेसिव होते हैं। तो they are more creative and imaginative compared to the, वो दूसरों कंपैरिजन में more creative, more imaginative। नेक्स्ट देखिए, अमीबल। पीपल विद अमीबल स्टाइल, दे आर वैल्यू फ्रेंडशिप एंड क्लोज फ्रेंड्स। भाई ये बड़े ही मतलब वी बिलोंग टू इंडिया में, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारी माइंडसेट तो वैसे ही मैथोलॉजिकली बहुत अलग होते हैं। हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना, हमें लोगों से अच्छे से बात करना सिखाया जाता है, फिर भी हम कहीं बदतमीजी कर देते हैं, लेकिन हमको कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। दे आर वेरी पीपल ओरिएंटेड, दे आर वेरी पीपल ओरिएंटेड एंड हैव कोऑपरेटिव। पीपल ओरिएंटेड होते हैं, लोग क्या बोलेंगे, किसने क्या बोला, उसने ऐसा बोला, और कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है। दे आर नॉट अ रिस्क टेकर। भाई जो दूसरे की सुनकर के काम करता है, ये तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अमीबल हैं, आप दूसरे की सुनकर के काम कर रहे हैं, आपको फैमिली का आप सोचोगे मेरी फैमिली क्या बोलेगी या मेरे ना रिलेटिव्स मेरी फैमिली को क्या बोलेंगे, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। ऑफ्टन स्टिक विद द कंफर्टेबल एंड नोन। ये बड़े ही कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते होते हैं, इनको रिस्क नहीं चाहिए होता है। They tend to move slowly with less time discipline। वो slowly मूव करते हैं कि हम आराम से मूव करेंगे, लेकिन हमारे पास जितना पैसा होता है ठीक, हमको कोई दूसरा काम नहीं करना। They need to feel safe in the decision making process। वो बड़े सेफ फील करते हैं कि मैं बड़ा सेफ हूँ, मैंने डिसीजन लिया सही। Analytical decision। People with analytical style, they tend to make decision based on fact। भी analytical वो लोग होते हैं जो कि फैक्ट के बेसिस पर काम करते हैं कि ऐसा करेंगे, भाई मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो मुझे 150 रुपए 200 रुपए मिलेंगे, तो ये बहुत ही क्या है, एक तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये आपने किसी से पढ़ा है, ठीक है। दे वैल्यू लॉजिकल प्रिंसिपल एंड कंसिस्टेंसी। मतलब लॉजिक होना चाहिए, किसी प्रिंसिपल होना चाहिए कि क्यों काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, आपने सबसे प्रैक्टिकल करेक्ट है अंदर, और उसमें ये सबसे पहली चीज देखते हैं एम, कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम। दूसरी चीज हम प्रिंसिपल, इस काम को करने का प्रिंसिपल क्या है। दे आर केयरफुल ऑन डिसीजन मेकिंग एंड दे अवॉइड टेकिंग रिस्क को अवॉइड करते हैं। दे फोकस ऑन द पास्ट एंड करेक्ट लॉजिकल फैक्टर्स।
वो पिछला पुरानी चीजें सारी पढ़ते हैं कि भाई हमने क्या क्या चीजें समझी, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उस हिसाब से आज पे काम होता है। दे अपीयर कोल्ड एंड डिटेच, ये अपीयर होते हैं कोल्ड और डिटेच, ठीक है। तो ये चार चीजें हमने पढ़ी थी। कौन से आप स्क्रीनशॉट से ड्राइवर, उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सप्रेसिव, उसके बाद हमने पढ़ा था अमीबल और एनालिटिक। कैसे याद कर सकते हैं? ड्राइवर मतलब जो खुद अपनी गाड़ी चला रहा है, अपने हिसाब से काम करेगा। एक्सप्रेसिव मतलब बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बोलते बहुत ज्यादा होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, वार्म होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, चीजों को लेकर डेडिकेशन शो करते होते हैं। अनीबल का मतलब क्या होता है? फैमिली रिलेटेड से अटैच होता है। तो चीजें कोई इंसान फैमिली रिलेटेड से अटैच हो, किस तरह से काम करे, ये तो चीज बड़ी सिंपल चीज है कि समझ में आ रही है। देखिए एनालिटिकल पीपल विद एनालिटिकल स्टाइल, इसका मतलब क्या हुआ? दे टेंड टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट, जो फैक्ट का काम होता है तो एनालिटिकल होता है। व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग स्टाइल? डिसीजन मेकिंग स्टाइल किस तरह से? इफ यू वर वर्किंग स्टाइल इज ड्राइवर, अगर ड्राइवर की तरह हम काम करूंगा, मैं ओनर हूं, मैं इस तरह से करूंगा, देन योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज लाइक आपको बुल सामने कौन आ रहा है, हमें ये नहीं देखना चाहिए, बस मूव करना चाहिए। इफ यू वर्क स्टाइल एक्सप्रेसिव, आपको एक्सप्रेसिव में स्टाइल है, तो ये डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज ईगल, आप ये मेकिंग स्टाइल ईगल की तरह। इफ यू वर्क स्टाइल इज एनालिटिकल, आप सोच समझ के काम कर रहे हैं, तो आप फैमिली रिलेटिव्स पे काम करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज ब्लड। if your style if your working style is amenable tech analytic का मतलब समझ लेना, मैं analytic stand for logical reasons, है ना। और amenable मतलब होता है family related, to take you have decision making style like a bee, देखिए सबका कोई ना कोई, सब एनिमल्स का कोई ना कोई बी फैमिली में रहती है, फिर भी तीन हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब सब स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे कुछ बेसिक है नहीं, बट हाँ ठीक है, क्या क्या होता है किसी का तो क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे जो हमने पढ़ा था शॉर्ट वीडियो, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आपको। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस, द डाटा इंटरप्रिटेशन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमको डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, किस तरह से डाटा समझना है, evaluating and analyzing the data in order to communicate in meaningful way which is selective kinds of data, nominal, non-nominal, qualitative। मतलब अगर हमको अपनी कोई चीज समझानी है डाटा के फॉर्म, तो हम उसको प्रॉपर वे में समझाने के लिए, हम उसको प्रॉपर वे में नहीं समझा पाए तो कोई मतलब नहीं आती। एक एग्जांपल तो मैंने बायोलॉजिकल एग्जांपल समझा, आप सभी को समझना चाहिए। ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, अभी कितने तरह के, एक होते हैं इमर्ज प्लांट जो कि आधे तो डूबे रहते हैं और आधे पानी के ऊपर, दूसरे होते हैं फ्लोटिंग अटैच, जो कि अटैच तो किससे होते हैं? जमीन से होते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्री फ्लोटिंग, जो किसी से अटैच नहीं होता, आराम से ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए सबमर्ज्ड प्लांट, जो कि नीचे सबमर्ज होता है, मतलब नीचे जमीन के नीचे होता है, पानी के नीचे होता है। नेक्स्ट होते हैं एल्गी से जाते हैं खाई जिसको हम बोलते हैं। तो आप मुझे समझ गया आप समझाना क्या चाहते हैं? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने आपके डाटा को इंटरप्रेट कर डाटा को समझाया तो कितनी नॉमिनल फॉर्म में, कितनी इजियर फॉर्म कि मुझे ये चीजें समझ में आती है। पहला मुझे समझना है ऐसे प्लांट ग्रास जो कि जब आपको ब्लाइंड हो रही है। नेक्स्ट होता है इमर्ज प्लांट, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए उसका कितने अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया कि डायग्रामेटिकली आपको चीजें समझना चाहिए। नेक्स्ट देखिए व्हाट, देखिए ये तो जो छोटा टॉपिक था कि हमको डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन प्लीज करना। हमको अगर डाटा इंटरप्रेट करना है, हमको डाटा अगर एक्सप्लेन करना है, तो हम डाटा कैसे एक्सप्लेन, हम किस तरह से डाटा को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हमने कुछ चीज लिखी, फॉर एग्जांपल देखिए मेरे हिसाब से आप सभी लोग टाइम पे जाकर के एक चीज लिखना बहुत हम साइंटिफिक राइट, मेरे हिसाब से 100 में से 2 या 3 बच्चों के बताऊं अभी या बताएं व्हेन यू आर मूव टुवर्ड्स डॉक्टरेट, या डॉक्टरेट करने की सोच रहे हैं, तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, आपको मशीन बना रहे हैं, तो आपने जिन जिन जगहों से मशीन इक्विपमेंट लिए, जिन जिन तरह से काम किया, तो उस चीज का डाटा होना चाहिए कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, आप क्यों काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो। आई मेरी बात समझ, तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन एक एग्जांपल है जो कि आपको समझना चाहिए। तो बायोलॉजिकल एग्जांपल्स हियर ये, मैं बायोलॉजिकल एग्जांपल प्रेफर करता हूँ, क्या होता है कि वो हमें विजिबल में होता है, वो दिख रहे होते हैं, हम इजी समझ जाते हैं कि क्या होता है। व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग, ये तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग है ये हम सेकंड क्लास में, तो मेरी बात समझ आई। There are two basic videos over there. So in the second video, we are going to discuss about logical reasoning, and this is the biggest or the most important part of this. ठीक है कि लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है, उसका व्हाट इज टेक्नोलॉजी एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डाटा इंटरप्रिटेशन में समझा दिया। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो आएंगे वो क्वेश्चन भी मैं आपको समझा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एनालाइज कैसे करना है,
आपको आपके जो भी आपको किसी भी कोई भी स्टेप फॉरवर्ड करना है तो किस फॉर्म में करना है, किस तरह से करना है, लॉजिकल रीजनिंग चीजें हम थोड़ा सा इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज, है ना। तो देखिए हम यहाँ ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है। देखिए बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, आपने एक वर्ड सुना होगा असर्शन रीजन, मेरे हिसाब से भी सुना होगा। assertion reason is a type of questions through which there are four options should be given to you and you have to choose the one. उसमें ये होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, उस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी है ये बता सकती है। तो हमने प्रीवियस में ये कहा कि मेंटल एबिलिटी क्या होती है, हमें किस तरह से ऑप्शन चूज करने चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, हमें किस तरह से वर्क ऑन करना चाहिए, हमें ध्यान देकर के क्वेश्चन समझने चाहिए। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट एंड स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। इस वीडियो की भी आप जो भी पीपीटी चल रही है इसकी भी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। स्टेटमेंट एंड द कोर्स ऑफ एक्शन। In such type of question, a situation would be presented and some courses of action are suggested in the context of the situation. These type of questions are designed to test candidate decision making ability. मतलब यहाँ भी ये चीज बोलेगी कि जब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझ में आता है कि जो पेपर दे रहा है, जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी मेकिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स, a course of action is a step of administration decision to be taken for improvement, follow up the future action with regard to the problem on the basis of data provided. To solve this question, the candidate are advised to keep in mind the following important point. जब कभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, असर्शन रीजन सॉल्व करने बैठेंगे, तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सेटअप फॉर्म में होने चाहिए। मतलब किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। फ्लक्चुएट आप होंगे, आपके क्वेश्चन फ्लक्चुएट होने चाहिए। Correct courses of action should either listen the problem or improve the situation created by the problem. Sample problem must have simple course of action and include not a complex one which may create more problem than to solve it or reduce it. Course of action should be feasible and should relate with the practical aspects of लाइफ। इसका मतलब समझ में आया कि आपको चीजें अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करनी है, आपको समझना है कि वो क्या कहना चाहता है, क्या क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, जनरल स्टेटमेंट्स क्या है। जब तक आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएंगे, आपको ये नहीं पता कि करना क्या है, तो आप तो प्रॉपरली कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें प्रॉपर वे में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये समझना है कि हमें क्वेश्चन को कैसे पुट ऑन करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट could be asked in CSAT, this एग्जांपल दे रखा है। मैं आपको बता कुछ कंप्यूटर बेसिक एग्जाम आ रहा है, उसमें किस तरह क्वेश्चन सबसे पुट ऑन हो सकता है। टाइप 1, two course of action please. In this type of question, a statement is given followed by two courses of action, number 1 and 2. The candidate is required to grasp the statement, analyze the problem or policy it mentioned, and then decide as to which of the course of action logically follows. Direction, example 1. In each of the question given below is a statement followed by two courses of action, number 1 and 2. A course of action is a step of administrative decision to be taken from improving follow of the future. ये चीज हमने पढ़ ली थी पहले भी कि ना, आपको क्या करना है, आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है कि फर्दर आपको इंप्रूवमेंट अप्लाई करें। गिव योर आंसर एज, आपको चार ऑप्शन दे रखे, इसमें से आपको बताना कि ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। ठीक है, तो ए क्या है, if only one follows, b क्या है, if only two follows, if neither one or neither two follow, if one and two both follow. For example, statement 1. A large number of engineering graduates in our country are not in a position to have great gainful employment at present. And the number of such engineers are likely to grow in future. ठीक है, course of action क्या है, the government should launch course of action, आपको क्या करना चाहिए, the government should launch attractive employment generation scheme and encourage these graduates to opt for such scheme to effect use their expertise and knowledge. This happens due to proliferation of engineering colleges in the country and thereby lowering and क्वालिटी ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। सही बात है कि क्या रीजन है कि एक लिमिट कर देनी चाहिए, इतने ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनेंगे, जिससे क्या होगा कि कंट्री में इनकी जो मेन इंजीनियर्स की जो वैल्यू है वो डाउन नहीं होगी। These colleges which are not equipped in impart quality education should be closed down immediately. उन कॉलेजेस को बंद कर देना चाहिए प्रॉपर आपकी क्या नहीं है, आपके प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, चीजें अवेलेबल नहीं है।
सॉल्यूशन ए, इसका आंसर है ए। बाय, देखिए, only course of action is I seems to be suitable for pursuing the first line of course of action. Second is not a course of action, and second line does not properly address the problem. ना तो फर्स्ट ने क्या करा, फर्स्ट लाइन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, second is not course of action, and second line does not properly address the problem. प्रॉब्लम तो उसने एड्रेस नहीं करी, उसे बोला कि आप बंद कर दीजिए जिनमें प्रॉपर एक्शन नहीं, तो ये तो गलत बात है भाई। सबको भाई हमारा, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क कर रहे हैं, इंडिया है जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क कर रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप कि भाई लोग अपने अपने क्या खोल रहे हैं, अपना अपना कुछ वर्क खोल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्क कर रहे हैं तो हम इस तरह की बात तो बोल ही नहीं सकते कि हम जो कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं उनको बंद कर दें, तो ये तो प्रॉब्लम बिल्कुल होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करिए। हमने चार ऑप्शन देखे, इफ ओनली वन फॉलो, इफ इन दोनों में से कोई यस पहला फॉलो होना चाहिए। मतलब अगर आपको रूल्स दिए जाए, फिर मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ कि इनमें से कौन सा सजेशन बेस्ट है, तो आपको इसमें सजेशन देखने कि कौन सा सजेशन बेस्ट है। तो हमने पहले सजेशन देखा तो मतलब एक फर्स्ट सजेशन फॉलो होगा, बी देखा तो दोनों सजेशन फॉलो होंगे, थर्ड का ऑप्शन है ना फर्स्ट फॉलो होगा ना सेकंड फॉलो होगा, और फोर्थ का मतलब है फर्स्ट भी फॉलो होगा सेकंड भी फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिचुएशन कोई भी ऐसी दे दूं जो कि आपकी थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 11th पे क्यों जाता हूँ बार बार, क्योंकि वहां से आपकी नींद जुड़ी है, आपको पता है कि किस तरह से चीजें करनी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। फॉर एग्जांपल यू क्लियर 10th क्लास एंड यू गेट 6.4 परसेंटेज, 6.4 percentile or anything CGPA. अब ऐसा है कि you want to opt biology in 11th class and you are very good in biology, but your school are not providing you the particular subject in your school. मतलब आपके स्कूल में कोई आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करे, क्यों प्रोवाइड नहीं करे, क्योंकि परसेंटेज कम है। तो हम दो ऑप्शन देता हूँ, पहला आपको उसी स्कूल में लेकर के आपको अपना मनचाहा सब्जेक्ट ना लेकर के कोई और सब्जेक्ट ले लेना चाहिए जो आपको उसी कोर्स में मिल रहा है, पहला। दूसरा हम बोल सकते हैं कि आपको स्कूल चेंज कर लेना चाहिए। तो आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करोगे, मतलब आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? जस्ट सोचिए, आपको 8 सेकंड्स का मैं टाइम देता हूँ, आप मुझे सोच के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सेकंड ऑप्शन वाज करेक्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, भाई स्टूडेंट अपने बारे में बहुत अच्छे जानता होगा कि भैया वो क्या है, वो बड़ा बड़ा ही ज्यादा होशियार है किसमें, बायोलॉजी में। उसके बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स है, उसके बायोलॉजी के मार्क्स की वजह से वो पास आउट हुआ है, ठीक है। उसको बायो में बहुत इंटरेस्ट है, वो जरूरी नहीं डॉक्टर बन जाता है, वो कुछ और सब्जेक्ट पे ऑप्ट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल किसी भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट ओवर देयर। तो अब उसने सोचा भैया मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लूं, बायो ले लूं। अब उसको इस स्कूल में नहीं मिला, तो ही जस्ट वांट टू चेंज द अनदर, ही जस्ट वांट टू चेंज द स्कूल, उसने ये स्कूल चेंज कर दिया। तो ये उसके लिए सही ऑप्शन है, लेकिन ही इज नॉट गुड इन बायोलॉजी, लाइक उसके मार्क्स बायो में बहुत कम, तो ही वांट टू ऑप्ट, ही और शी वांट टू ऑप्ट which the subject which is provided by the school, ठीक है। अगर मेरी बात समझो तो स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, बी सही होगा। कि सेकंड देखिए बी क्या है, ओनली इफ ओनली सेकंड फॉलोस, सेकंड चीज फॉलो हो पाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंस ऑफ डिकॉटी एंड लूटिंग इन मेनी पैसेंजर ट्रेन दिस ईयर। मतलब क्या बोला इसने, बहुत सारे मतलब जो लैंग्वेज लिखी वो आप हिंदी में बोलते हैं डकैत हो जाना, डकैती, तो वो वर्ड इसने लिखा है। तो इसमें क्या फॉलो होगा, कोर्स ऑफ एक्शन, आप क्या काम कर सकते हो। द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली डिप्लॉय वन पुलिसमैन इन ईच कंपार्टमेंट इन ऑल द पैसेंजर ट्रेन। लाइक देखिए, द पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन शुड बी गिवन ट्रेनिंग on how to tackle the difficulty और लूट अगर हो रही है तो उसको कैसे हम फॉलो अप कर पाए। देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही, मेरे हिसाब से तो इफ नेदर वन और नॉट सेकंड फॉलो। भैया आप रेलवे इतने साले पुलिस आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, सारे पुलिस को आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर आपको लगाना पड़ेगा, तो ये तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा सभी पे, है ना। द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली डिप्लॉय पुलिसमैन इन ईच कंपार्टमेंट ऑफ द बस। हजारों लाखों ट्रेन चलती है, तो लाखों ट्रेन थी, लाखों वर्कर्स कहां से लाए जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है, गवर्नमेंट को अप्रूव भी नहीं करी। सेकंड ये कि आपके पास जो पैसेंजर आ रहा है आपको 1.5-2 घंटे पहले बुलाओ और उसको बोलो मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा लड़ने के लिए, तो ये भी तो बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल गलत है। तो बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। स्टेटमेंट सी, considering the insufficient number of security person for the course of action 1 seems to be untenable. Similarly, course of action second is not practically feasible. प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल है ही नहीं, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, हमने प्रैक्टिकल नॉलेज भी पढ़ा है, जब हमने मेंटल एबिलिटी के फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर पढ़े थे कि आपको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी है तो आप किस तरह से लेंगे, ये दिख रहा था ऑप्शन। तो नॉट फर्स्ट और नेदर सेकंड, फर्स्ट भी नहीं, नेदर कोर्स 1 और सेकंड शुड बी फॉलो करो। टाइप 2 3 कोर्स ऑफ एक्शन बेस। अब आपके क्वेश्चन बढ़ गए, आपके क्वेश्चन बढ़ गए, आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछा है, 3 स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, तो आप किस तरह से फॉलो करेंगे। Statement, many people in the locality have fallen sick and admitted in the local hospital after consuming sweet served during a community meal. वो एक शादी है, किसी प्रोग्राम में गए थे जिनमें एक लोकेलिटी के बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, सिक पड़ गए, है ना, एक स्वीट खाई उन्होंने सर्व ड्यूरिंग अ कम्युनिटी मील के। कोर्स ऑफ एक्शन, आप तीनों में से क्या चीज फॉलो अप कर सकते हो। The police should immediately arrest all of the people responsible for making the sweet. First, the people admitted in the local hospital should immediately be shifted to bigger hospital. The local food and drug authority should investigate to find out the core cause of sickness and take necessary action. तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। Just give an example. Only 1 follow, only 1 and 2 follow, only 3 follow, only 2nd and 3rd follow. आप बताइए कौन सा सही रहेगा। मेरे हिसाब से C was the right option. C is the right option maybe. क्यों? वहां की जो लोकल फूड ड्रग अथॉरिटी है उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए वहां जाकर के कि भैया फूड में कहाँ प्रॉब्लम थी, है ना, और उनका कॉज ऑफ सिकनेस क्या था। जरूरी नहीं है कि मेकिंग में ही प्रॉब्लम हो गई हो, कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि मेकिंग में ही प्रॉब्लम हो, कई बार अगर चीजें ट्रांसफर हुई एक से दूसरे में तो उसमें भी कंटामिनेशन हो सकता है। कंटामिनेशन मतलब समझते हैं, मुझे लगता है आप सभी ने 10th क्लास पढ़ी और ये स्मॉल टर्म्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठी हुई होनी चाहिए, आपने चीजों को पढ़ा है। तो कंटामिनेशन स्टैंड फॉर, जस्ट मैं आपको फिर 3 सेकंड दे रहा हूं, अगर आपको कंटामिनेशन मतलब पता है तो इट्स वेरी गुड, नहीं पता तो फिर क्या कर सकते हैं। कंटामिनेशन 1 2 3, प्लीज डोंट गूगल आउट इट, गूगल मत करिएगा, गूगल प्लीज मत करिएगा, हम तो बस जनरल चीजें पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला कि भाई क्या रीजन हो सकता है, मतलब मैंने आपको कंटामिनेशन के बारे में पूछा, तो कंटामिनेशन स्टैंड फॉर, हम बोलते हैं कि हमने कोई चीज खाने की लाई उसमें फंगस लग गई या उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो कर गया, तो इसको बोलते हैं कंटामिनेशन, मतलब हमारा खाना खराब हो जाना, हमारा खाना खराब हो जाना इज नोन एज कंटामिनेशन। आगे मेरी बात समझ में। ओनली 1, तो 3rd फॉलो होगा, तो देखिए ऑप्शन है सी क्या था, लोकल अथॉरिटी आए वहां पर, उसको नेसेसरी एक्शन ले, चेक करे। फिर देखिए अगर मेकिंग में प्रॉब्लम है तो पुलिस रिपोर्ट होगी, और पुलिस रिपोर्ट होगी तो जो जिसकी बेकरी है जिन्होंने बनाया उन पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर उनमें प्रॉब्लम ही नहीं थी, आगे से ही माल खराब आया था, आगे से चीज जो थी वो खराब आई थी, तो ये तो प्रॉब्लम है। स्टेट एग्जांपल 4 स्टेटमेंट, many management institute in the city have enrolled a large number of students for management courses which are not recognized either by the local university or by the Department of Technical Education. कोर्स ऑफ एक्शन, आपने बोला एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है एक सिटी के अंदर जिसने एनरोल करा है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट फॉर मैनेजमेंट कोर्स व्हिच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एदर बाय द लोकल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, बट और बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो क्या करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन, all these management institutes should be immediately de-recognized by the university and the Department of Technical Education. फिर उसमें तो ले ही नहीं रखी ना। Second, all these management institutes should be asked to refund fees to all the such students and enroll them only for recognized courses. तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। बताइए, यहाँ बस मेरे हिसाब से स्लाइड हो गई तो आपको दिख गया होगा। All the students should have be advised to switch over the recognized courses of in the other institute. उनको बोला जाए कि वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। तो आपका क्या आंसर होता है, ओनली आंसर 1 is should be followed कि जो उनके क्या था फर्स्ट कि all the management institutes should be immediately de recognized by the university and the Department of Technical Education,
ठीक है, तो आप समझ में आई मेरी बात। सच तो ए आंसर होगा ओनली वन शुड बी फॉलोड। सच इंस्टीट्यूट शुड इमीडिएटली बी डी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, hence course of action follows. It is not possible to refund fees to such student and enroll them only for recognition course. ये तो impossible है, क्या फीस रिफंड कर रहे हो। और स्टूडेंट will not be advised to switch। उनको बोले ना, अब सब स्टूडेंट्स को आप ये बोलोगे कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। भाई यहाँ उन्होंने पे करा 1 और 2 लाख रुपीस, अब वो दूसरे पे 1 और 2 लाख रुपीस पे करेंगे तो इम्पॉसिबल है। एग्जांपल फिफ्थ स्टेटमेंट, हायर डिस्पोजेबल कॉस्ट encourage those who produces ways to look for cheaper way to get rid of। बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कोर्स सिलेक्शन करना, द डिस्पोजेबल कॉस्ट शुड बी मेड हायर। जो डिस्पोजेबल में जो चीजें बन रही है उसकी रेट को हम हायर कर दें। डिस्पोजेबल कॉस्ट शुड बी ब्रॉट डाउन। A committee should be set up studying the detail in the respect. Only one follow, only 2 follows, either 1 or 2 follow, only 1 or 3 follow। सॉल्यूशन क्या होगा आपका बेटा, बताइए मुझको। थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, थोड़ा सा समझिए क्या होता है। इसमें ई लिख रखा है, तो ऑप्शन नहीं है आपके, आपको देख के भी आपको नहीं आ रहा होगा। A committee should be set up study for the detail in that respect। तो बताइए मुझे इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। हायर, लेकिन मैं और पढ़ता हूँ, हायर डिस्पोजेबल कॉस्ट एनकरेज दीज हु प्रोड्यूसेस वेज टू लुक चीपर वेज टू गेट रिड ऑफ। तो इसके लिए तो मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही रहेगा कि क्या करा जाए, पहले तो जो डिस्पोजेबल कॉस्ट जो कि डिस्पोजेबल है ना, उनकी रेट्स को डाउन करा जाए। अ कमिटी शुड बी सेट अप स्टडी टू डिटेल इन द रिस्पेक्ट, मतलब उनके डिटेल स्टडी कर जाए उस चीज के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कुछ पुट डाउन करे थे। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस को, आप एक बस इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि दीस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो अप। ले लीजिए एक तरह से स्क्रीनशॉट्स, मैं आराम से ला रहा हूं स्लाइड को, एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन पुट डाउन होता है, बड़े आसान से क्वेश्चन थे। हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या करना है, किस तरह से। मैंने आंसर्स भी दिए हैं इसके साथ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि पहले आप सॉल्व करें उसके बाद आंसर्स पे मूव ऑन करें। तो लॉजिकल रीजन एंड एनालिटिकल एबिलिटी, लुक एट द सीरीज 12 11 13 12 14 13, व्हाट नंबर्स शुड बी कम नेक्स्ट, मतलब 12 11 13 12 14 और 13, इन नंबर्स के बाद 12 11 13 12 14 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 10 16 13 और 15 जनरल है। हाँ, तो क्या आ सकता है, 15 आ सकता है। तो ऑप्शन डी, दिस इज द अल्टरनेटिंग नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शन सीरीज, फर्स्ट इज सब्सट्रैक्ट देन 2 इज एडेड। इसमें तो क्या समझे, आपने पहले तो एक सब्ट्रैक्ट करा तो उसमें 2 ऐड कर दिए, मतलब 12 में से 12 में से 1 एक सब्ट्रैक्ट करा तो 11 आ गया, और फिर 2 प्लस करे तो 13 आ गया, फिर 13 में से एक सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 में 2 ऐड करे तो 14 आ गया, 14 में से एक सब्सट्रैक्ट करा तो 13 आ गया, और 13 में 2 ऐड करे तो 15 आ गया। तो आंसर क्या होगा, 15। लुक एट द सीरीज 36 34 30 28 24, व्हाट नंबर शुड बी नेक्स्ट, बताइए मुझे। इजी है, 36 में से पहले 2 तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 36 में से पहले 2 तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका हम 4 क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। 36 में से पहले 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कर दिया आपने सब्ट्रैक्ट। अच्छा, it's a kind of subtracted series, okay, ठीक है, समझ में आ गया। 36 में से पहले से कितने सब्ट्रैक्ट करें, 2 सब्ट्रैक्ट करें, फिर 34 में 30 मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करें, फिर वापस 2 सब्ट्रैक्ट करें, फिर 4 सब्ट्रैक्ट करें, मतलब लाइक कट आउट कर दिए उसको। तो बताइए मुझे, तो 20 इसके बाद क्या आएगा, आप 24 पे आ गए, मतलब 4 ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर क्या होगा, ए 22। ऑप्शन ए, दिस इज द अल्टरनेटिव नंबर ऑफ सब्ट्रैक्ट सीरीज, फर्स्ट 2 इज सब्ट्रैक्ट देन 4 देन 2 एंड सो ऑन। ठीक है, लुक एट द सीरीज 7 10 8 11 9 12, व्हाट नंबर शुड बी कम नेक्स्ट, कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा, 7 10 8 11 9 12, बताइए क्या हो रहा होगा इसमें। इजी चीज है, इस नंबर में सब्ट्रैक्ट 7 के बाद 3 सब्ट्रैक्ट हुए हैं, और उसके बाद उसी पैटर्न में हमने क्या करा, फर्स्ट देन एंड देन 2 सब्ट्रैक्ट, उसके बाद हमने 2 फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया,
आ रही मेरी बात समझ में? 7 में से हमने क्या करा, इसका आंसर बताइए मुझे। जो 7, 12, 10 और 13, तो आंसर क्या होगा? 10। इट्स वेरी इजी बाय ऑप्शन सी, इट इज एन अल्टरनेटिंग addition and subtraction series 3. 3 is added in the first pattern and then 2 is subtracted. सबसे पहले आपने 3 को ऐड करा और उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब 7 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में फिर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर हम 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 10। ठीक है, लुक एट द सीरीज 2 1 ब्रैकेट 1 by 2 bracket close, next 1 by 4 bracket with bracket. What number should become next? मुझे बताइए। It's very easy. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8. तो option B. But by the division series, every number is half the previous number. हर number half है previous number में। 2 का half 1 है। ठीक है? तो the number is divided by 2 to get the next result. 4 by 2 equals to 2. 2 by 2 equals to 1. 1 by 2 equals to 1 by 2. 1 by 2 by 2 equals to 1 by 4. 1 by 4 divide by 2 वापस, तो क्या होगा? 1 by 8. सो आपको पता होगा कि आपको ये चीज तो पता है कि अगर 1 by 2 दे रखा उसके नीचे फिर 2 दे रखा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। मल्टीप्लिकेशंस वगैरह तो आते हैं मैथ्स के जस्ट कॉमन टर्म्स के बेस पे। नेक्स्ट देखिए, look at the series 80, 10, 70, 15 and 60. What number should be come next? ये तो बहुत ही आसान है। क्या होगा? 20 आएगा। कैसे आएगा देखिए, पता करो। दिस इज एन अल्टरनेटिंग, देखिए आंसर्स भी दे रखे हैं यहाँ पर, थोड़ा देख के रहिएगा। दिस इज एन अल्टरनेटिंग एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज इन द फर्स्ट पैटर्न 10 is subtract from each number to arrive the next. In the second 5 is added to each number to arrive at the next. आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, upskill and elevate your career goal today. लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, which word does not belong with the other? इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि एक दूसरे से बिलोंग नहीं करता, एक दूसरे के इधर से रिलेटेड नहीं है? इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर और बुक। बताइए, इंडेक्स किस में आता है? ग्लॉसरी किस में आती है? चैप्टर किस में आता है? Which word does not belong with the others? belong नहीं करता others. Book, it's very easy by, क्योंकि book rest ये सारे books के तो पार्ट हैं, बुक्स इनसे बिलोंग तो ना करती है। कुछ और आता है जैसे कि इंडेक्स, जैसे इंडेक्स बोलते थे, हम बोलते थे कि इसमें एक और क्वेश्चन आ गया जस्ट स्टूडेंट जनरल डिटेल, तो वो इनका पार्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ तो बुक दे रखा है तो बुक तो बिल्कुल ही अलग हो गया। आई बात समझो। Which word is the odd man out? इनमें से कौन सा वर्ड है जो odd man out होता है ना? ट्राइवल, unimportant, important, insignificant। बताइए, important by remaining are synonyms of each other, ये एक दूसरे के synonym है। ठीक है, which word does not belong with the other? इनमें से कौन सा वर्ड एक दूसरे बिलोंग नहीं करता? wing, fin, beak और रबर। बताइए, beak क्या होती है? चोंच। चोंच, तो beak rest of the part of an aeroplane, सारे पार्ट एरोप्लेन के, लेकिन beak किसका पार्ट है? beak बताइए किसका पार्ट है? रडर, सॉरी रडर लिखा हुआ है। beak किसका पार्ट है? आपके घर के बाहर आए कोई उसमें चीच चीची करता है क्या? नॉट रिलेटेड टू डॉग। थोड़ा सा लॉजिकल थिंक करिए, कौन करता है आपके घर के बाहर आके कुछ आवाज? चिड़िया, बर्ड, तो बर्ड इज लाइक बीक, तो बर्ड की होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वर्ड इज द ऑड मैन आउट? इनमें से कौन सा वर्ड ऑड मैन आउट है? हेट, फॉन्डनेस, लाइकिंग, अटैचमेंट। क्या है? हेट सबसे अलग वर्ड है, बिल्कुल। लाइकिंग भी सेम है, अटैचमेंट भी सेम है ना? हेट है, बाकी रेस्ट क्या है? पॉजिटिव इमोशन, फॉन्डनेस। ठीक है, पिक द ऑड मैन आउट। इनमें से ऑड मैन आउट निकालना है आपको। जस्ट, फेयर, इक्विटेबल, बेस्ड। बताइए कौन सा? बेस्ड अलग है, क्योंकि ना सिग्निफिकेंट ये सारे वर्ड जो नहीं, ये सारे ऑनेस्टी के वर्ड्स। जस्ट हो जाना, फेयर हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन एंड एनालॉगीज। कप, डॉट डॉट, लिप, डॉट डॉट डॉट, बर्ड। इनमें से ग्रास, फॉरेस्ट, बीक, बश। बताइए क्या हो सकता है? किसमें होती है ये सारी चीजें? लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है। कप, लिप और बर्ड, तीनों चीजों को अगर हम कंबाइन करें तो एक चीज बनेगी। बताइए, बीक। बीक बनती है। यू ड्रिंक आउट अ कप विद योर लिप्स, सिमिलरली बर्ड बाइट ग्रास विद देयर बीक्स। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, पॉ, कैट, हुफ। बताइए क्या हो सकता है? लैम्प, हॉर्स, एलिफेंट और टाइगर। जनरल थिंकिंग लगेगी, जनरल थिंकिंग में आप क्या कर सकते हैं?
पॉ कैट हूफ, हॉर्स, क्योंकि हॉर्स को हूफ भी कहा जाता है। ठीक है, आई भी बात समझो। इनमें से ऑड वन था ना भाई, हूफ बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए, सेफ, सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट, कौन करता है? गार्ड। इट्स वेरी इजी, चार ऑप्शन देखिए, लॉक, गार्ड, श्योर, कंजर्व। कंजर्व को मतलब एक जगह पे बंद रख देना, श्योर हर चीज को लेके श्योर है, गार्ड का मतलब प्रोटेक्शन काम करता होता है, सेफ, सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मेल्ट, लिक्विड, फ्रीज, इनमें से कौन सी चीज हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में जाती है, फ्रीज हो जाती है। सॉलिड, अगर कोई आइस की बॉल आपके पास में रखी हुई है और आप उसको एक टेम्परेचर के अबाउट ले जाओगे तो वो मेल्ट होने लग जाएगी, लो टेम्परेचर ले जाओगे तो वो फ्रीज हो जाएगी, और वो रहती तो वैसे ही लिक्विड स्टेट में ही है। तो ये हो गया सॉलिड। पार्ट, स्टैप, वुड, इनमें से कौन सा? फ्लो, एनिमल, फुट, फॉक्स। बताइए आंसर। फ्लॉक्स, वेरी इजी है ना। नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल रीजनिंग, क्वेश्चन एंड मैचिंग डेफिनेशंस, है ना। An informed gathering occur when a group of people get together in a casual, relaxed manner. Which situation belong in the best example of information gathering? Information gather करना, information लेना, information gathering करना. A debate club meeting on the first Sunday morning of every month. After finding out about his salary raise, Jay and few colleagues go out for a quick dinner after work. Meena sent out 10 invitation for a bachelor party she is giving for her elder sister. Whatever she ate at Chinese restaurant, Roop Seema to run into the beer. आपकी चीज समझ में आएगी? आपको किसी की इंफॉर्मेशन गैदर करने का उनमें से कौन सी चीज प्रेफर करोगे? भाई मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। आफ्टर फाइंडिंग आउट हिज सैलरी रेज, जब आपको पता चला कि उसकी सैलरी रेज हुई है, तब आपने क्या करा? जे एंड फ्यू कॉलेजेस गो आउट फॉर क्विक डिनर आफ्टर वर्क, क्विक डिनर के लिए चले गए आफ्टर वर्क, मतलब वर्क के बाद। ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन था। एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग अकर व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन अ कैजुअल, जब लोग कैजुअली मिलते हैं तो एक ग्रुप में मिलते हैं और वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं रिलैक्स मैनर। विच स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन गैदर का है? तो भैया अगर आप कहीं डिनर पे जाएंगे तो आप भी करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के करेंगे, डिस्कस करेंगे चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a tiebreaker in an additional contest carrying out the establish a winner among tie contests. Choose one situation from option below the best represent a tiebreaker. अच्छा, so is and half time the score is tied 2-2 in the football match. Serena and Maria has each secured one set in the game. The umpire or tosses a coin to decide which team will have bat the first. RCB and KKR each finish at 140 out. इसके ऊपर कोई इसका पर्टिकुलर वो नहीं दे रखा ना। मैंने बोला a tiebreaker in an additional content carrying out and establish a winner among tiebreaker contents. ठीक है, choose one situation from the option below best representation of tiebreaker. टाई अगर दो चीजों के बीच में टाई हो जाता है, टाई टाई का मतलब समझते हैं? टाई का मतलब क्या होता है? आप सभी लोग मैच देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि भैया मैच तो टाई हो गया। तो टाई का मतलब क्या है? कि दो मैचेस, फॉर एग्जांपल दिया आपको कि आरसीबी और केकेआर जो है ईच फिनिश एट 120 ऑल आउट, मतलब दोनों ही टीम्स 140 पे ऑल आउट हो गई। तो डी ऑप्शन वाज राइट। क्यों? कि अगर टाई ब्रेक का मतलब क्या होता है? कि टाई ब्रेक का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों ही चीजें हो जाएगी, भैया अब तो मैच खत्म हो जाएगा, तो मैच टाई हो गया, इसके आगे मैच नहीं चलेगा। आपको थोड़ी सा ब्रेन लगाना पड़ेगा, दिमाग से काम करना पड़ेगा। The Sharks and the Bears each finished with 34 points, and the other now battling it out in a 5-minute overtime. When he is offered a better paying position, Jacob leaving the restaurant. ये जो नाम दे रखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, इसलिए चीजें अच्छे से पढ़िएगा। Jacob leave the restaurant and managed to manage a new restaurant on the other side of the town. Catherine is spending her junior year of college studying abroad in finance. Malcolm is readjusting to civilian life after 2 years of overseas military services. Question क्या है? The Shark and the Bears each finished with 34 points, which they have now battling it out in 5 minutes overtime. तो इसका आंसर तो सी होगा। मैकलॉम is readjusting to civilized life after 2 years of मतलब वहां पर क्या है? एनिमल्स है, शार्क और बियर जो कि 34 पॉइंट्स, इसने क्वेश्चन कितना कंफ्यूजली फॉर्म में पूछा आपसे, मतलब उन्होंने खा लिया। तो अब न्यू बैटलिंग उनके लिए क्या रहेगी? विद इन 5 मिनट्स में वो ऑल को खा ले। आई मीन बात समझ। तो इसके लिए क्या कहेगा? जो मालकॉम इज रीएडजस्टिंग टू सिविलाइज्ड लाइफ आफ्टर 2 years of oversized military services. नेक्स्ट देखिए,
Re-entry occur when a person leaving his or her social system for a period of time and then return. Which situation belong best describe re-entry? देखिए, when he is after a better paying position, Javed leave a hotel for managing to manage another one is Neighbor City. Charan is spending her final year of college studying in abroad in China. Manan is readjusting to civilized life after 2 years of overseas merchant navy services. कि यही होगा आंसर. देखो पढ़ लेते हैं. After 5 miserable months, Sneha decided that she is no longer share her room with her roommate. ये तो बिल्कुल ही different. Re-entry occur when a person leave in his own social system of period of time. किसी ने जगह को छोड़ दिया तो वो क्या कर सकता है कि वो वापस आके Manan is readjusting to civilized life after 2 years of overseas merchant navy service. अगर आपने अपनी जगह को छोड़ दिया है तो आप वापस आएंगे और अपनी जगह को सेट अबाउट करो. ठीक है. Post-Thomas award occur when an award is given to someone after their death. उनकी मरने के बाद उनको एक प्राइज दिया जाता है Post-Thomas award. Choose one situation below as the best example of Post-Thomas award. इनसे बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा देखिए. Late yesteryears, actress Sridevi was awarded with Lifetime Achievement Award in Filmfare 2019. Chitra never thought she is lived to receive a third Booker Prize for her novel. चित्रा यहाँ पर डेड नहीं है, लाइव है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. Anominal has been honored with a prestigious literary award for his writing career, and his daughter accept the award on behalf of her deceased father. Sorry. तो भैया यहाँ भी इसकी डेथ हो चुकी है. तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन रहता है. Minaj published cancelled her book contract after she failed to deliver the manuscript on time. तो भैया ये सारी चीज दो जो थी चित्रा और मीनल्स, ये दोनों अलाइव थे. बाकी डेड कौन है? श्रीदेवी और अपने जो भी क्या नाम है इनका, इनॉमिनल है जो डेड है, उनकी बच्ची ने उनका अवार्ड लिया था. तो ए एंड सी वेरी इजी. अब देखिए जो मैंने आपको चीज पढ़ाई थी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन वो आ गए. लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं. A state government has chalked out for a plan for underdeveloped district where 66 of the funds will be placed in the hand of committee of local representative. Course of action क्या कर सकते हैं? कोई भी एक फॉलो, कोई भी दो फॉलो होंगे. तो मुझे बताइए क्या हो सकता है. The A, state government should decide guideline and normal for the functioning of the committee. Other state government may follow similar plan and direction to the central government. नहीं, अब सिटी को अपने खुद के क्या बनाना चाहिए, रूल्स बनाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को. तो फर्स्ट क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट. ए आंसर हो गया. नेक्स्ट देखिए. A car deliver found that there was a tremendous response for the new XYZ car booking with long queues of people complaining about the duration of business hours of arrangement. Course of action क्या होगा? People should make their arrangement of lunch and snacks while going to the car. Arrangement should be made for more booking desk and increase business hour to serve more people to on less time. आंसर क्या होगा? बी. तो कौन सा होगा? If only second follow करना चाहिए. The M state government has decided henceforth to award the road construction contract throughout open tenders only. Course of action क्या होगा? The M state will not able to get work done shifting as it have to go throughout tender and other procedure. Henceforth the quality of the road construction may be further. ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. दोनों ही स्टेटमेंट फॉलो कर सकते हैं. जब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे फोर्थ अवार्ड रोड कंस्ट्रक्शन का, तो दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट देखिए. Elder village named a group of bandits armed with murderous weapons. Course of action. The village should be provide sophisticated weapons. The village should be reward for their courage and unity. तो आंसर क्या होगा कि सेकंड से होगा कि उनकी करेज और यूनिटी की वजह से उन्होंने रोबरी एक तरह से होने से बचा. करेज और यूनिटी की वजह से उनको क्या मिलना चाहिए? अवार्ड मिलना चाहिए, ताकि उनके जो इक्विपमेंट्स है वो वापस ले लेने चाहिए. नेक्स्ट 25. 10 coaches of a passenger train have got delayed and have blocked the railway track from both the ends. करेज ऑफ एक्शन क्या करेंगे आप? The railway authority should immediately send men and equipment and clear the spot. All the train running both directions should be diverted immediately via other routes. तो क्या आंसर हो सकता है? बताइए मुझे. आंसर है आपका if A follows, if B follows, if neither A or B follow,
if neither one or not second follows, ने वापस रिपीट कर दिया मैंने लिखने में, और if both A and B दोनों ही चीजें फॉलो होंगी कि इमीडिएटली किसी वर्कर को वहां भिजा जाए और चीज को सफाई करी जाए, और सेकंड दोनों पैसेंजर्स की रूट्स को डायवर्ट कर दिया जाए। ठीक है, सो हमने कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन देखे, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं जिनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये भी सिमिलर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा इनके। ये थोड़े से लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस है जो कि बहुत इजी है, जो कि हमने सॉल्व करे उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं चाहे तो ये वैसे तो मैं आपको बताऊं, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आपको बड़े ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, है ना। तो आप वहां से चाहे तो आप वहां से इसको गैदर आउट कर सकते हैं। मैं एक बार पीपीटी मूव कर रहा हूँ, आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस ही हैं सारे, बहुत इजी थे। थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा ब्रेन लगाएगा, आराम से दिमाग का यूज करेगा, अपना आराम से पढ़ जाएंगे। ओके, चलिए नाउ अब एक बात कहनी थी आपको, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फर्स्ट। आई होप कि आपकी लाइफ बहुत सक्सेस है, और इफ फॉर सक्सेसफुल एग्जाम बेसिकली, है ना। तो जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जा रही है हमारे थ्रू, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। तो यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ओवर देयर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये वहां आपको मिल जाएंगे। तो आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क विद आस्क, मतलब बेसिकली तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए एसएचडी लॉजिकल क्वेश्चंस के, तो आपको पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता।